Fantastic world building, moral ambiguity, finding identity, then phantom troop, chimera aunt, children getting beaten up in the worst way ever. ये सारी चीजें हंटर हंटर को एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाती है और ये सारी चीजें इस एनिमे में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाई है मिस्टर तोकाशी ने। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हंटर हंटर स्टोरी के बेस्ट पार्ट की, ये न्यूबॉर्न बच्चा किंग मेरुएम, क्योंकि इस कैरेक्टर की कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है। हंटर हंटर एक ऐसी रेयर स्टोरी है जिसका हर एक एलिमेंट इंटरेस्टिंग है, जिसकी वजह से मैं हंटर हंटर पर काफी वीडियोस बनाऊंगा उसके हर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तो आओ इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं किंग मेरुएम से। सबसे पहले बात करते हैं मेरुएम की स्पीशीज की, क्योंकि अगर किसी कैरेक्टर को समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी रेस जानी जाए और उसके स्टेरियोटाइप्स पर उसको जज करा जाए। तो कैमेरा आर्ट्स हंटर हंटर वर्ल्ड के फूड चेन पे टॉप पर है, एटलीस्ट जो वर्ल्ड हमें एनिमे में दिखता है। द डार्क कॉन्टिनेंट में काफी ऐसी चीजें हैं जो इससे ज्यादा आगे हैं। रीजन है कि कैमेरा आर्ट इस वर्ल्ड में सिर्फ बी लेवल थ्रेट है। तो फूड चेन में टॉप पर होने की वजह से इनके लिए सारे बीइंग्स सिर्फ इनके लिए खाना थे। इनके लिए सारे दूसरे क्रीचर्स जो इनकी स्पीशीज के नहीं है वो इनसे नीचे थे। साथ ही साथ कैमेरा आंट्स काफी आंट लाइक भी हैं कि वो एक ऑर्डर में रहते हैं, वो अपनी स्पीशीज से लॉयल है। साथ ही साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इनमें कि वो जो भी स्पीशीज को खाते हैं उनकी क्वालिटीज इनके अंदर आ जाती हैं, जो लेट्स बी ऑनेस्ट तोकाशी ने इसीलिए डाली ताकि वो एंट्स बोलकर कुछ भी बना सके। इसके अलावा सेंस नहीं बनता कि ये और ये चींटियां हैं। इस वजह से ज्यादातर एंट्स में ह्यूमन एलिमेंट्स भी होते हैं और ये चीज जब मिलती है इस रियलाइजेशन के साथ कि वो फूड चेन के टॉप पर है तो इनको इंसानों जितना प्राइड भी होता है। वैसा ही प्राइड और ऑनर अपनी स्पीशीज के लिए जो हम इंसानों को होता है। तो बेसिकली ये स्पीशीज है जिनका नेचर है ब्रूटैलिटी और प्राइड, और इनके लिए जस्टिफाइड है क्योंकि बाकी सारी स्पीशीज इनसे नीचे हैं। तो इनकी स्पीशीज में जो सबसे ऊपर होगा, जो इन सबसे हर चीज में बेटर होगा, वो क्रीचर कैसा होगा? एक स्पीशीज जिनका नेचर है प्राइड, टायरनी और ब्रूटैलिटी, उनका किंग कैसा होगा? और यहाँ आता है मेरुएम। मेरुएम कैमेरा आंट्स का किंग पैदा होता है और ये एक परफेक्ट टायरेंट होता है। ये टॉप स्पीशीज के टॉप पर बैठा होता है और इसको ये बात पैदा होने से भी पहले पता होती है। मेरुएम के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ बाकी के कैमेरा आंट्स भी एक रिसोर्स भरी थे, जिसके चलते जब उसको अपने माँ के वूम की जरूरत नहीं होती तो वो अपनी माँ को मार देता है। माई चाइल्ड्स फर्स्ट वर्ड विल बी मॉम। नो, हिज फर्स्ट वर्ड विल बी ब्रो। फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द चाइल्ड। और फिर मेरुएम जो बंदे उनको पसंद नहीं आते, जो उसको अपोज करते हैं किसी भी तरह से, उनको मारने लगता है। फिर वो उनको खाने भी लगता है और ये कैमेरा आंट शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जो भी उनका प्राइड था एज अ स्पीशीज कि कैसे वो फूड चेन में सबसे आगे हैं, वो मेरुएम ने खत्म कर दिया। ये मेरुएम ने एक ही बार करा, लेकिन इतना ही बहुत था, ये दिखाने के लिए कि कैमेरा आंट्स भी रिसोर्स भरी हैं। अब उनके किंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उनकी स्पीशीज का है या नहीं। मेरुएम का नेचर होता है सबको डोमिनेट कर उन पर रूल करना, और ये करने के लिए मेरुएम को सब चीजें मिली होती हैं। हाई इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, पूरी की पूरी आर्मी उसके लिए खड़ी होती है उसके पैदा होने से पहले ही। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ तो ये बंदा बेसिकली नेपोटिज्म किड है विद टैलेंट। मेरुएम बाहर जाता है दुनिया में उसको एक्सप्लोर करने ताकि उसको टेस्टी खाना मिल सके, वो खाना जो उसको अपनी माँ के पेट में सबसे ज्यादा पसंद था, जो थे इंसान जिनकी नैन एबिलिटी एक्टिवेट हो रखी थी। वो बाहर जाता है इंसानों के बीच, उनको मारता है, उनको खाता है, जिसमें वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। स्ट्रॉन्ग प्रेज ऑन द वीक। वीक नेचर में स्ट्रॉन्ग के लिए सिर्फ एक रिसोर्स है और मेरुएम स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरुएम निकल जाता है पूरी दुनिया पर राज करने के लिए और इसके लिए वो जो सबसे पहला पैलेस देखता है चल पड़ता है उसको अपने अंडर करने, और यहाँ इसको मिलता है एक इंसान जिसका नैन एक्टिवेट हो रखा था। मेरुएम पहली बार डायरेक्टली ऐसे इंसान को खाता है और इसके बाद इसका नैन एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पता लगता है कि मेरुएम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है अगर वो नैन यूजर्स को खाता रहे। लेकिन इस पैलेस में मेरुएम को कंफ्यूजन होती है। वो देखता है इस बंदे को, ये बंदा जो मैक्सिकन किम जोंग यूंग लगता है। मेरुएम इसको देखकर कंफ्यूज हो जाता है, ये बंदा इंसानों का लीडर कैसे हो सकता है? ना ये स्ट्रॉन्ग है, ना ये इंटेलिजेंट। या मेरुएम को पुफ बताता है कि इंसानों के रूलर स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंट के बेसिस पर नहीं बनते, बल्कि ज्यादातर ब्लड लाइन या कनेक्शंस के बेसिस पर बनते हैं। मेरुएम को इंसानों का ये सिस्टम फ्लॉड लगता है। आखिरकार ह्यूमंस क्यों चूज कर रहे हैं ऐसे लीडर्स जो उनसे सुपीरियर नहीं है और ऐसा करके अगेंस्ट जा रहे हैं नेचर के लॉ से? क्यों जो लोग किसी भी तरह से सुपीरियर नहीं है वो सुपीरियर पोजीशन पर है? उसका कंक्लूजन बहुत जल्दी मिलता है उसको कि इंसान लो क्रीचर्स हैं जिनको इतनी बेसिक चीजों की भी समझ नहीं है। और अब मेरुएम जैसे एक ऑलमोस्ट परफेक्ट बीइंग को दिखाना पड़ेगा सबको कि एक सही ऑर्डर क्या होता है, और वो सही ऑर्डर दिखाने के लिए एक पिज्जा ऑर्डर करता है।
यहाँ मेरुएम के सामने मैक्सिकन किम जोंग उन की डांसर्स रो रही होती हैं कि वो उनको ना मारे और छोड़ दे, लेकिन मेरुएम बताता है उन्हें कि उनका रोना कितना यूजलेस है। क्या इंसान उन जानवरों को छोड़ देते हैं जो उनके सामने रोते हैं? इंसान भी उन जानवरों को बिना भाव दिए उनको रिसोर्स मानकर कंज्यूम करते हैं, और मेरुएम के लिए इंसान रिसोर्स है। लेकिन यहाँ मेरुएम को पता नहीं था कि ये सारी लड़कियां जानवरों से कितना प्यार करती थी और ये सब वीगन थी। चेकमेट टू योर आइडियोलॉजी, इडियट। जोक्स असाइड, अगर नेचर के लॉस से देखा जाए तो मेरुएम मोस्टली सही था अपनी जगह, इवल नहीं था ये। द थिंग इज मेरुएम हमें इवल दिखता है एक चीज की वजह से कि वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करता है। उसके ह्यूमन लैंग्वेज में बात करने की वजह से हम इस स्पीशीज को एज अ ह्यूमन की तरह जज करते हैं इंस्टेड ऑफ सीइंग कि ये बिल्कुल अलग स्पीशीज है। और हमें जब दिखता है कि कुछ तरीकों से ये स्पीशीज हमारी तरह है लेकिन मॉरली हमसे बिल्कुल अलग है, तो हमें ये ईवल लगते हैं। हम लोग कभी भी एनिमे और मूवीज में उन क्रीचर्स को ईवल नहीं मानते जो हमारी लैंग्वेज नहीं बोलते हो, भले वो कितने भी लोगों को मार रहे हो। थ्रेट है वो, लेकिन हम उनको गुड और ईवल वाले सिस्टम पर जज नहीं करते। तो हाँ, इस टाइम पर मेरुएम को ईवल बोलने से पहले हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि वो अलग स्पीशीज का ही है, भले वो हमारी लैंग्वेज बोल रहा हो। मेरुएम ये पैलेस अपने अंडर करके यहाँ रहने लग जाता है और सीखता है ह्यूमंस के बारे में, ताकि जब उसकी इनएविटेबल वॉर हो ह्यूमंस के साथ दुनिया पर रूल करने के लिए मेरुएम को चीजें पता हो, जिसके लिए वो स्ट्रेटेजिक गेम्स खेलता है, चेस, चेकर एंड ऑल दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ। मेरुएम इन गेम्स में फटाफट से बेस्ट बन जाता है, और जैसे ही वो उन गेम्स में बेस्ट बनता है, वो जिन इंसानों के साथ वो खेल रहा था उनको मार देता है। सब उसके लिए रिसोर्स थे इन वन वे और अनदर। और ये गेम्स खेलते खेलते वो पकड़ता है गुंगी और लाया जाता है मेरुएम के सामने दुनिया की बेस्ट गुंगी प्लेयर को, कोमुगी। बेस्ट गुंगी प्लेयर अंधी होती है और अपीयरेंस और अपने बिहेवियर में काफी इम्प्रॉपर होती है। इम्प्रॉपर मैं कह रहा हूँ एज नॉट एलिगेंट, किसी और तरीके से नहीं, पर इसलिए क्योंकि उसने गुंगी को अपनी पूरी जिंदगी दे रखी होती है, जिससे उसने बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उसको इस बात की अवेयरनेस थी, जिस वजह से वो खुद को अच्छी चीजों के लिए अनवर्दी मानती है, और उसने जो लाइफ अब तक जी, जैसे बाकी लोग उसको ट्रीट करते थे, ये चीज उसका ये अनवर्दी वाला माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग कर देती है। लेकिन कोमुगी पहली इंसान बनती है जो मेरुएम को पहली बार हराती है, रिजल्टिंग मेरुएम का प्राइड हर्ट होता है और मेरुएम हारता रहता है, नो मैटर वो कितना भी बेटर हो जाए, कितने ही टैक्टिक्स लगा ले। यहाँ मेरुएम फिर ट्राई करता है मेंटल गेम्स खेलने का कोमुगी के साथ, उसको डेथ की थ्रेट देकर, लेकिन कोमुगी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरुएम कोमुगी पर और प्रेशर बनाने के लिए अपना ही हाथ काट लेता है, लेकिन कोमुगी डिसाइड करती है कि जब तक मेरुएम अपने हाथ को हील नहीं करेगा तब तक वो नहीं खेलेगी। इंटरेस्टिंगली मेरुएम का ऐसे टैक्टिक्स को यूज करना दिखाता है कि मेरुएम ह्यूमंस को अब पहले से बेटर लाइट में देखता है। वो इन्हें सिर्फ एज अ रिसोर्स नहीं देखता, बल्कि वो ह्यूमंस को इतना ऊपर देखता है कि वो एक ह्यूमन को हराने के लिए अपना प्राइड हटाकर अनफेयरली खेलता है, जो दिखाती है कि मेरुएम अब कोमुगी के थ्रू ह्यूमंस की काइंड ऑफ रिस्पेक्ट करने लग गया था। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि कोमुगी डेथ से इसलिए नहीं डरी क्योंकि उसने पहले ही सेट कर रखा था कि अगर कभी भी वो गुंगी में हारी तो वो मर जाएगी। गुंगी, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं बोल रहा तो सॉरी। और बहुत बंदे रियलाइज नहीं करते इस चीज का क्या मतलब है। ये चीज हम ऐसे देखते हैं कि ओ जैसे हमारी दुनिया में लोग बोलते हैं कि ये चीज नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये हंटर की दुनिया है और कोमुगी ने ये डिसाइड करके अननोइंगली अपने साथ एक बाइंडिंग वाव बना ली, और इस बाइंडिंग वाव ने कोमुगी के गुंगी के पोटेंशियल को बहुत बढ़ा दिया, उसी तरह जिस तरह कुरापी का फैंटम ट्रूप के अगेंस्ट ओवर पावर्ड है और गॉन का पीटो के अगेंस्ट का ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हाँ, अगर मेरुएम कोमुगी को हरा देता तो भले ही मेरुएम उसको मारता या नहीं मारता, कोमुगी अपने बाइंडिंग वाव की वजह से अपने आप मर जाती। और ये मेरुएम के साथ खेलते खेलते तो मेरी नाक ने बात मारी अभी ये वीडियो में रखता हूँ। और मेरुएम के साथ खेलते खेलते कोमुगी भी बेटर होती रहती है, उसकी लिमिट्स पुश होती रहती है और कोमुगी का नैन एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ मेरुएम और हमें समझ आता है कि मेरुएम प्रोबेबली कभी नहीं हरा पाएगा कोमुगी को। अब उसका नैन एक्टिवेट हो गया तो स्काई इज द लिमिट फॉर हर। और यहाँ मेरुएम को रियलाइज होता है कि स्ट्रेंथ इज नॉट ऑलवेज अबाउट ब्रूट फोर्स। इस दुनिया में बहुत तरह की स्ट्रेंथ्स हैं। मेरुएम भले ही फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन कई केसेस में दूसरे लोग उससे हमेशा आगे रहेंगे। और रिमाइंडर, यहाँ मेरुएम को अपना नाम नहीं पता होता, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैरेक्टर के लिए। नाम में ताकत होती है हमें एक इंडिविजुअलिटी देने के लिए, एक आइडेंटिटी देने की। क्योंकि मेरुएम के पास नाम नहीं था तो उसको कभी फीलिंग ही नहीं आती अपनी एक अलग से आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने की। यहाँ वो वही रहता है जो उसका नेचर है कि मेरा आंट किंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो सब पर रूल करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन जब कोमुगी ने इससे इसका नाम पूछा मेरुएम क्या है, मेरुएम को ये एक्सप्लोर करने की चाह उठती है। यहाँ इस टाइम पर मेरुएम ये बात पूफ पीतो और यूपी से करने के बाद इस कंक्लूजन पर आता है कि उसकी आइडेंटिटी वो है जिसके साथ वो पैदा हुआ है, कि मेरा आंट किंग एक टायरेंट, एक बंदा जिसके लिए सब चीजें रिसोर्स हैं, एक बंदा जो अपनी ब्रूट फोर्स को यूज करके कुछ भी कर सकता है। और सोच कर कि वो अपनी आइडेंटिटी समझ गया है, वो कोमुगी को मारने चलता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरुएम ने खुद की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करा था। और कोमुगी के कमरे में जाकर उसको दिखता है एक हॉक कोमुगी पर अटैक कर रहा होता है।
मेरियम कोमोगी को बचाता है और उसको समझाता है कि कोमोगी उसकी स्पेशल गेस्ट है और वो उसके लिए मैटर करती है। सेम मेरियम जिसने अभी डिसाइड करा था कि ब्रूटैलिटी इज द आंसर और कोमोगी को मारने का, वो ये बोल रहा है। क्योंकि मेरियम का नेचर भले एक टायरेंट रूलर हो, लेकिन वो कोमोगी के साथ खेलते खेलते एक लाइफ को लाइफ की तरह देखने लग जाता है, रिसोर्स की तरह नहीं। और मेरियम की एक कैरेक्टर ग्रोथ के बाद होती है वॉर। ह्यूमंस और आंट्स की इनएविटेबल वॉर स्टार्ट होती है। नेत्रो और जेनो ड्रैगन डाइव के साथ आते हैं पैलेस में और गॉन और कीलुआ अपने ग्रुप के साथ टेलीपोर्ट होकर टीम ह्यूमन का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नेत्रो लड़ेगा आंट किंग मेरियम से। 150-year-old man versus 40-day-old child. Whose side are you on, people? कमेंट्स में बताओ एंड स्मैश दैट लाइक बटन। पैलेस पर अटैक के बाद मेरियम सबसे पहले जाता है देखने कोमोगी को। कोमोगी इंजर्ड होती है जेनो के अटैक से। मेरियम अलाउंस मांगता है कि वो यहाँ से दूर जाकर लड़े ताकि पीतो कोमोगी को हील कर सके और कोमोगी सेफ रहे। नेत्रो और जेनो को जो कैमरा एंड किंग के बारे में बताया गया था, मेरियम वैसा उनको नहीं दिखता और ये देखकर कि यहाँ एक इनोसेंट बंदा भी है, वो मान जाते हैं दूसरी जगह लड़ने को। नेत्रो और मेरियम बात करते हैं और मेरियम का हमें इस पॉइंट पर गोल पता चलता है कि क्या है वो। मेरियम का भी एक गोल है कि वो एक बिना डिस्क्रिमिनेशन की दुनिया बनाना चाहता है जहाँ एक बंदा भले ही वीक हो या स्ट्रांग हो, वो इक्वल हो। वो नेचर्स के रूल से आगे बढ़कर समझता है कि भले ही बंदे वीक हो फिजिकली और पावर में, बहुत सारी डायमेंशंस होती है लाइफ में जिसमें बंदे स्ट्रांग होते हैं और बंदों का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल कोमोगी। तो इट्स नॉट फेयर कि ह्यूमन वर्ल्ड और नेचर में जो बंदा किसी गिफ्ट के साथ पैदा हुआ होता है, किसी पर्टिकुलर परिवार में पैदा हुआ होता है, उस वजह से उसको ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा हो और उसको एक अनफॉर्चुनेट बंदे से ज्यादा वैल्यू मिले। नेत्रो ये देखकर मेरियम को समझता है, लेकिन वो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है और इस चीज का कोई हिंट नहीं दिया एनिमे में कि नेत्रो इस बात पर क्यों एग्री नहीं करता। तो इस वजह से अब तुम सारे लोग मेरी थ्योरी सुनोगे। तो मेरियम का कॉन्सेप्ट लोगों को इक्वल करने का ऊपर से भले ही अच्छा लगे, ये लगे कि मेरियम भाई तो नायक हो गए, लेकिन मेरियम का ये रूल ग्राउंड रियलिटी पर अप्लाई नहीं करता। मेरियम का ये ऑर्डर बनाने में एक फ्लॉ है कि उसे लगता है कि जो बंदा स्ट्रांग है वही बुरे हैं और वीक उनके विक्टिम्स हैं, और जब वीक लोग वीक की तरह ट्रीट नहीं होंगे तब दुनिया में किसी भी तरह की बुराई नहीं होगी। नेटेरो को पता था कि ये सही नहीं है। जिन बंदों को हम वीक समझते हैं वो भी उतने टायरेनिकल होते हैं जितने स्ट्रांग हैं, अगर उनके पास ये करने का रिसोर्स होता। वो उस लेवल का बुरा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो कर ही नहीं सकते, नॉट बिकॉज ऑफ गुडनेस ऑफ देयर हार्ट। मेरियम को कोमोगी मिली और उसने सब ह्यूमंस जो समाज द्वारा पिसते हैं उन सबको कोमोगी की तरह ही मान लिया, एंड दिस इज वेरी फार फ्रॉम द ट्रूथ। नेटेरो को पता था कि मेरियम अगर जीत कर एक इक्वल वर्ल्ड खड़ा भी कर देगा तब भी वो लोगों के मन में एक दूसरे के लिए इक्वालिटी नहीं ला पाएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करना मोस्ट लोगों का नेचर है, जिससे ये ऑर्डर लाने के लिए लोगों को फोर्स करना पड़ेगा, जो अगेन टायरानिकल होगा, as this is not what most people will be fine with, but that's just a theory, an anime theory। मेरियम नेत्रो से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करता है, लेकिन नेत्रो कहता है कि उसको मेरियम का नाम पता है और अगर मेरियम को अपना नाम जानना है तो उसको नेत्रो के साथ लड़ना पड़ेगा। और यहाँ लड़ाई चालू होती है इन दोनों की। अब मैं तुम्हें वर्बली इनकी लड़ाई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जरूरत नहीं है उसकी, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरियम की स्टोरी का, तो इसको कैसे दिखाऊं कि मजा आता है तुम्हें। ओह, आई हैव एन आइडिया। How dare you cut off my limbs, you mere insect? Hey, don't hate me cause I'm beautiful. Maybe if you got rid of that weedy ass haircut, you will get some nice ladies to play gungi with you. Netero. Did the video creator make us speak English in this segment just for this joke? That reference a game that come out in 2013? Yeah, he isn't very creative, is he? Oh, तेरे ऊपर पूरी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी तो इज्जत दे। चीटे से? Not very creative. Shut up, you both. I will now say the best dialogue in anime. What? 何にも分かっちゃいねえよ。人間の底すらない進化を。और ये पुअर मैन रोज बाय द वे जो मेरी नेत्रो वाली थ्योरी है उसको और मजबूत करता है, क्योंकि ये बॉम्ब की एग्जिस्टेंस दिखाता है कि भले ही देश गरीब हो, वहां के लोग गरीब हो, वो तरीके निकाल लेंगे वर्स्ट लेवल की दवाई करने के। ब्लास्ट तो मारेगा ही, लेकिन अगर बाई चांस कोई बंदा बच गया तो वो पॉइजनिंग से मर जाएगा। और इस बॉम्ब के जरिए हमें ये भी पता चलता है कि मेरियम के लिए इस दुनिया पर राज करने का कोई चांस ही नहीं था। ह्यूमंस ही जीतते, नॉट बिकॉज क्योंकि ह्यूमंस आर्ट से बेटर है, बट बिकॉज ह्यूमंस आर वे वर्स, जो कुछ भी कर सकते हैं।
इस टाइम पर मैरियम को पुफ और यूपी वापस रिवाइव कर लेते हैं और मैरियम पहले से काफी स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन मैरियम की मेमोरी में कुछ गैप्स होते हैं, वो कोमोगी को भूल जाता है। तो मुझे ये मेमोरी लॉस वाला प्लॉट बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ज्यादातर मीडिया में ये सिर्फ एक अननेसेसरी सस्पेंस डालने के लिए बनाया होता है। लेकिन इस स्टोरी में आई लाइक्ड इट, क्योंकि इस चीज ने कुछ दिखाया मैरियम के बारे में। मैरियम कोमोगी को भूल कर भी यूपी और पुफ से बात करके दिखा देता है कि मैरियम में जो कैरेक्टर ग्रोथ हुई थी वो उसमें कोमोगी की मेमोरी के बिना भी रहती है, शोइंग कि मैरियम सिर्फ कोमोगी के लिए चेंज नहीं हुआ था, उसकी जो ग्रोथ थी वो परमानेंट है। आगे फिर वुल्फ की वजह से मैरियम को कोमोगी के बारे में याद आ जाता है और वो अब अपनी दुनिया पर राज करने की चाह छोड़कर जो खुशी उसको कोमोगी साथ खेलकर मिलती थी वो पाने निकल जाता है। यहाँ के उसको पाम के ऑरा के कांटेक्ट में आकर ये भी पता चलता है कि वो पॉइजन्ड है और वो मरने वाला है, और वो अपनी लास्ट मोमेंट्स कोमोगी के साथ खेलकर जीना चाहता है। वो कोमोगी का पता करने के लिए पाम से मिलता है और जो मैरियम ये कहता था वो ये कहता है कोमोगी से मिलने के लिए। वो कोमोगी से मिलता है, उसके साथ खेलता है, और ना कोमोगी ने कभी किसी के साथ ऐसा कनेक्शन फील करा था अपनी लाइफ में, ना मैरियम ने, और दे फील हैप्पी बीइंग विद ईच अदर। और क्योंकि जो पॉइजन मैरियम में होता है वो कंटेजियस होता है, तो दे डाई हैप्पीली विद ईच अदर। जिंदगी का ग्रेटेस्ट जॉय एक ह्यूमन जो एक्सपीरियंस कर सकता है, अ प्योर कनेक्शन विद समवन, वो एक्सपीरियंस करते हुए। हंटर हंटर के एंड वाले एपिसोड में जिंग ये कहता है कौन से 道草を楽しめ大いにね欲しいものより大切なものがきっとそっちに転がってる और ये चीज मैरियम की स्टोरी में पूरी दिखती है। मैरियम ने एंजॉय करा एक डिटूर अपनी लाइफ में और उसको वहां से जो चीज सही में इंपॉर्टेंट थी वो मिली। और बहुत सारी चीजें हैं हंटर हंटर में जो आई कैन टॉक अबाउट एंड आई विल फॉर श्योर। ये सिर्फ पार्ट 1 है मेरी हंटर हंटर लोर टाइप सीरीज का। और एक बात मैं अपने बारे में करूंगा 2 बंदों के लिए जो इस चैनल को भाव देते हैं। बाकी तुम लोग जा सकते हो, लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मेरे जैसे छोटे चैनल के लिए तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज। बाकी जिनको फर्क पड़ता है उनको 1-2 चीज अपने बारे में बताऊंगा और ये चैनल आगे कहाँ जाएगा। तो मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि ये कहाँ जाएगा। तो आगे कुछ महीनों में, साल के एंड तक अगर मुझे दिखा कि हाँ चैनल कहीं जा सकता है तो मैं वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा। मुझे और कुछ तरीके का कंटेंट ट्राई नहीं करना। ये वर्क करा तो ठीक, नहीं तो दैट्स इट फॉर मी। ऑनेस्टली मैंने वीडियोस बनाना चालू करी ताकि बंदों को पता चले मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में, और ये बात यूज कर मैं अपनी आर्ट सपोर्ट कर सकूं। आज के टाइम पर इफ यू वांट टू मेक लिविंग इन आर्ट तो बेस्ट चीज यू कैन डू is to be well known। तो मैं इन वीडियोस से ये ट्राई कर रहा हूँ। और एनिमे, मैंगा, मूवीज, ये वाला टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि काफी बार इनसे इंस्पायर होकर मैं इनके बारे में बहुत सोचता हूँ। तो आई थॉट यहाँ यूट्यूब पे मैं बैकग्राउंड में मेरी ड्राइंग्स डालकर अपने पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। इस वजह से भी मैं कभी कोई ऐसी स्टोरी पर वीडियोस नहीं बनाता, ना बनाऊंगा जो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं उनके बारे में ज्यादा सोचता ही नहीं। और आई थिंक आई इम्प्रूव्ड अ लॉट 4 months में ही, भले वो मेरी एडिटिंग हो, ड्राइंग हो या स्क्रिप्ट हो। और जो मेरे चैनल पे ड्राइंग्स नहीं है, जो मैं एक्चुअल सीरियस आर्ट वर्क बनाता हूँ, उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट आई है। जैसे ये मेरी डिजिटल आर्ट थी चैनल स्टार्ट करने से पहले, और अभी ये है। ट्रेडिशनल में भी काफी इंप्रूवमेंट्स है एंड आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट शोइंग माय आर्ट वर्क टू पीपल बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो अगर इस चैनल पर वीडियोस बनानी बंद भी करनी पड़ी आगे मुझे, तो आई विल टेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये यूजलेस टाइम नहीं है मेरे लिए वन वे और अनदर, लेकिन हाँ एट द एंड मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है मेरी आर्ट। और अगर मुझे ये चैनल इसमें हेल्प नहीं करेगा तो आई विल स्टॉप विद दिस कंटेंट, और फिर इंटरनेट पर सिर्फ मैं अपने आर्ट वर्क डालूंगा आगे, क्योंकि वो तो करना ही है मुझे। तो आई एम होपिंग वेरी मच कि ये चैनल कुछ ऐसा बन जाए जो मेरी आर्ट को सपोर्ट कर सके। नहीं बनता तब भी आई विल हैव नो रिग्रेट्स। आई विल बी सैड बट आई विल हैव नो रिग्रेट्स। फेलियर तो होते ही रहते हैं। तो ये बोलना था तुम्हें। मेरी सुनने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।